नमस्कार अजय चतुर्वेदी। आज 29 तारीख हो गई, 13 दिन हो गए। कल एक और दिन और उसके बाद 1 सितंबर को, हालांकि गांधी मैदान तो मिला नहीं, लेकिन गांधी मैदान की दीवार, चार दीवारी से सटे हुए जो बापू की प्रतिमा है, वहाँ से अंबेडकर की प्रतिमा, तकरीबन 4 किलोमीटर की यात्रा, शायद उस गांधी मैदान की रैली से कहीं ज़्यादा असरकारक वो रैली, वो यात्रा होने जा रही है। इसके पीछे कई वजह भी है। एक पूरा गठबंधन का पैकेज वहाँ उपलब्ध होगा, और आज जिस ढंग से पटना में कांग्रेस कार्यालय के ऊपर हमला हुआ है, वो इनके यानी कि सत्ता पक्ष की सोच, उनकी कार्यशैली, वो क्या कुछ कर सकते हैं, कितने घबराए हुए हैं, कितने बौखलाए हुए हैं। और उधर राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते हुए अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि केवल एक नहीं, आपने अभी कर्नाटक को देखा है, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भी वोट चोरी का खुलासा बहुत जल्द करने वाले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, एसआईआर पर, वोट चोरी पर और देश के माहौल पर। कॉमरेड अमृत कुमार जी हैं। चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आज जिस तरह से बौखलाहट में पहले तो आतंकवादियों के नाम पर ये कोशिश की गई राहुल गांधी को समझाने की कि सुरक्षा के दृष्टि से वो जहाँ तहाँ आना जाना, खुली जीप में घूमना, पब्लिक के बीच में जाना, ये सब न करें, लेकिन उन्होंने किसी सुझाव को मानने से इनकार किया और आज भी वो खुली जीप में ही निकल रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी भी हैं, तेजस्वी भी घायल हो गए हैं, आज उन्हें भी चोट पहुंची है। ये क्या कुछ चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये बिहार और पूरा देश, क्या कहेंगे अमित कुमार जी? धन्यवाद। देखिए, बिहार, जलते हुए बिहार में के आग में घी डालने का काम प्रशासन ने किया है। बहुत पहले मैंने आशंका व्यक्त की थी कि शासन की ओर से व्यवधान डालने की कोशिश भी होगी। उसी के रूप में ये आप देख रहे हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, जिस आंदोलन के केंद्र बिंदु में कम्युनिस्ट होते हैं, वहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ आती ही नहीं। बड़े बड़े आंदोलन में देखे गए हैं। अगर कानून व्यवस्था में व्यवधान कोई डालता है तो वो सत्ता पक्ष हमेशा डालता रहा है। जी। गांधी मैदान में ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया के हर देशों में, भारत में भी, जब हम संविधान को अंगीकार करके एक राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आते हैं, तो हमसे ज़्यादा कानून का रखवाला, हमसे ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने वाला जो है और कानून का हिमायती कोई अन्य दल आज तक देखा नहीं गया है। ये जो भी तरीका होता है किसी सम्मेलन का, गोष्ठी का, खुले मैदान में, तो हम 15 दिन पहले प्रशासन को बता देते हैं कि भाई ये हो गया। अब प्रशासन का काम है कि इन टाइम हमको जो है परमिशन हमारे हाथ में दे दे।
ये जो भीला हवाली शुरू हुई तभी खासकर सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों ने भांप लिया था कि यहाँ जो है गांधी मैदान में इस महासम्मेलन को होने नहीं देंगे ये। तो ये पूरी गाइडलाइन है कि जब हम पटना में चाहे जिस रूप में भी शामिल हो रहे होंगे, लेकिन पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर 1 सितंबर को ज्ञापन देने का काम प्रतीकात्मक रूप से हम करेंगे। बनारस में भी होने जा रहा है। अच्छा। सीपीएम तो 12 अगस्त से शुरू करके 12 सितंबर तक का 1 महीने का कार्यक्रम, वो तो जी, पता है, आपने बताया था। लेकिन सीपीआई ने कल आह्वान किया है जी। और सामाजिक संगठन भी हैं। हो सकता है इसमें सीपीएम भी शामिल हो ही जाएगी। जी। वो कल यहाँ भी बनारस में भी जो है शास्त्री घाट पर जमावड़ा होने जा रहा है 1 तारीख को। 1 सितंबर को। रही बात कि बनारस में वोट चोरी का खुलासा, तो एक खुलासा जो है कर्नाटक के रास्ते हो चुका है जी। कि 11,000 जो मोबाइल वोटर्स हैं वो पूरे देश में घूम रहे हैं, जो फर्जी वोटर्स हैं, 101% फर्जी वोटर्स हैं, वो बनारस में भी पाए गए हैं। ये पहले कर्नाटक के उस विधानसभा के महादेवपुरा में रखते। सबसे अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में 2 विधानसभा के प्रत्याशी भी शंका जाहिर किए थे। एक सत्ता में आ गए तो वो शायद शांत हो गए, और दूसरे शिवसेना चिंते गुट के हारे हुए प्रत्याशी आज भी अलग जगाए हुए हैं। हाँ। वो उनका मुकदमा चल रहा है। जी। ऐसे ही हरियाणा का मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक चरित्र बनता जा रहा है, जो मैं कहता हूं कि अगर 2029 में किसी भी हालत में अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो आने वाले समय में चुनाव तो होना अब मुश्किल हो जाएगा। वो उसी की तैयारी चल रही है। ये बौखलाहट है कि हम रोक रहे हैं, अच्छा ही किया रोक के। लेकिन आप आज जो है, आज का अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, एक जो चल रहा था कि जो हम लोग तो नहीं सोच रहे थे, लेकिन आम जनता या भाजपा के लोग भी समझ रहे थे कि गडकरी हो सकता है कि टूटे वहाँ से, जबकि उनका जो है वो भारत सरकार का जो आंकड़ा होता है उस आंकड़े में ही वो अमित शाह के बेटे को लांघ गए हैं। वो मैंने दोनों बेटे जो है काम करते हैं मिलावट का पेट्रोल में, जिससे जो है माइलेज कम होता जा रहा है। लोग सोचते थे कि माइलेज हमारा क्यों कम होता जा रहा है। एथेनॉल जी। उस एथेनॉल के सहारे जो है वो छक्के पे छक्का मारता चला गया। अमित शाह जो है पीछे चले गए संपत्ति के मामले में। तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है, और भाजपा में कोई टूटन होने वाली नहीं दिखती। तब तक नहीं दिखती जब तक कि ये पूरा भरोसा ना हो जाए कि ये सरकार जा रही है। अब ये सोचते हैं कि हम बरगला ले जाएंगे। कैसे बरगला ले जाओगे? आपकी कोई जो है नीति जो है सफल नहीं है। आज असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण जो है मिलने ही वाला है। जल्द ही हमारे बनारस के लोग भी हो सकते हैं। जो होजरी जी। टेक्सटाइल्स मिलें जो बंद की जा रही हैं, उसका कारण है कि उनको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो धंधा करने वाली कंपनियां हैं भारत में, वो हाथ खड़ी कर दी। उनका प्रोटेस्ट भी हुआ है। ये सबने देखा है कि उनका प्रोटेस्ट भी हुआ है कि भाई कुछ बोलिए मोदी जी। ये ट्रम्प जो है बार बार जो बार्गेनिंग की ओर जो बढ़ रहे हैं, अब तो बोलो भाई कि हम जो है तुम्हारी बात हम नहीं सुनने वाले हैं, तुम बहुत झूठे आदमी।
लेकिन ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो कहाँ ले जाएगी भारत को, ये जनता अब देखने लगी है। करीब करीब 15 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, जी। सीधे 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 दिखाई दे रहा है। और यह इसका जो है वो असर 6 महीने में दिखने लगेगा। हमारे बहुत से बुनकर जो हैं इस बनारस के भी, आसपास के भी, आजमगढ़ के जी जी। बुनकर भी, मुबारकपुर। वो जब इधर मंदी आई, नियोजित मंदी लाई गई, तो उधर पलायन हुआ। और वो पलायन वहाँ भी, अब वहाँ से भी पलायन करना पड़ेगा। शेष लोग अपने घरों को ही आएंगे। पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग चोरी करता रहा, ये तो पता था। चोरी का तरीका क्या था, ईवीएम XYZ जो भी था, लेकिन ये कैसे ये संभव था ईवीएम को टेम्पर करना। एक हिसाब किताब से टेम्पर भी किया जा सकता है, लेकिन ये आगे के दरवाजे से आके बिहार में एक चुनौती बन गया। और यहाँ एकदम वो लोग पकड़े गए, वो लोग मृतक भी घोषित किए गए, जिनके साथ हमारा प्रतिपक्ष का नेता बैठ के चाय पी रहा होता है। इतना ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं गवाही देने के लिए कि हम जिंदा तो हैं। 11 ही नहीं है सिर्फ, जी। सब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। हाँ। भला हो जोगिंदर यादव जी का जी। कि जिन्होंने उन 11 को सुप्रीम कोर्ट तक बुलाया और सबके सामने कहानी आई। अभी आप देखिए, ये जो 65 लाख का दावा कर रहे हैं, तो 65 लाख के दावे में तो करीब करीब 2 करोड़ लोगों को हटाया जाना है। दावा तो है, क्यों कि 2003 के अनुसार अब तक मरे भी लोग होंगे। इतनी बड़ी महामारी आई, कोरोना भी आया, मरे भी होंगे। इसके बाद एक नई पौध आई भी होगी जो वो देने लायक हो गई, तो वो कहाँ वो ग्राफ बढ़ता। मरने वालों की संख्या कम ही होती है हमेशा। 22 लाख है सर। हाँ, 22 लाख नहीं है, मरने वालों की संख्या हमेशा कम रहती है बनिस्बत जन्म लेने वाले। क्योंकि अगर 2 जिंदा हुए, 2 पैदा हुए, तो 2 के 4 हो जाएंगे और मरेगा एक ही। 2 मरेगा तब तक ये 6 हो जाएंगे। अगर एक बच्चे का भी कॉन्सेप्ट अब जो आ गया है, वो भी अगर जोड़ लिया जाए, तो भी जो है एक मरेगा तो एक जिंदा रहेगा, तो बराबर 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 पर होना चाहिए था। वो नहीं हुआ। पहली बार पुनरीक्षण के नाम पर नागरिकता की जो है खोजबीन शुरू हुई है। और एक ये सिगुफा छोड़ने में तो माहिर हैं। जी। एक कहानी शुरू होती है घुसपैठिया की, हाँ। और बड़े आंदोलन के रूप में जो है झारखंड में शासक दल चलाता भी है, और टाई टाई फिस हो गया। भाई आपका शासन है, घुसपैठिया अगर आए तो कहाँ से आए, कैसे आए, आप साबित करो। अब बात वही हो गई। एक दिन और मैं कहा था कि बनारस में 10 चोर घुस आए। अब यहाँ का कलेक्टर कहे बनारस की पूरी जनता से कि तुम साबित करो कि चोर नहीं हो, जी। है ना। तो यह तो पागल खाना में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, जो सरेआम दिख रहा है। और पटना के गांधी मैदान में जो समापन का महासम्मेलन था, वो पदयात्रा का प्रस्थान बिंदु बनने जा रहा है पूरे देश में। अब वहाँ से शुरू होता है। आपको भी मालूम है कि राज्यों में भी आने वाले समय में होगा। हाँ। तो ये हर जगह बाधा डालेंगे, जहाँ इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, तो हर जगह बाधा डालेंगे। तो बाधा डालेंगे तो दूसरा कोई चारा नहीं बचता। हाँ, एक बात और मैं जोड़ना भूल गया, पटना के
संदर्भ में कि पहले ये तय था कि बड़े नेता जो हैं अगर कहीं व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, स्थानीय नेता उसमें शामिल होंगे, जी जो आ सकते हैं वो आएंगे। लेकिन अब तो यह जो है ये पूरा जमावड़ा, हर काम छोड़ के पटना चलो, जी है ना। तो पटना चलो, वोट चोर गद्दी छोड़ो का नारा जो है यह पूरे देश में गूंजने लगा है बिहार के बहाने ही। इसको कोई रोक नहीं सकता। और आने वाले समय में अगर कोई बड़ी घटना, क्योंकि फासिस्ट ताकतें जो है वो भी षड्यंत्र करती हैं, और सरकार भी यह बात मानने लगी है कि इस यात्रा का असर तो हो रहा है, हमारे खिलाफ जा रहा है। तो उन्होंने ये तय किया है कि जैसे ही ये यात्रा समाप्ति होगी उसके एक दिन बीच लगा के बाद, एक दिन बाद 3 तारीख को हर जिले में इनकी यात्राएं होंगी, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे और यह बताया जाएगा कि SIR सही हो रहा है। यह बताने की कोशिश होगी सत्ता पक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष की ओर से। ये इनका कार्यक्रम आ गया है। जी तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही जैसे कि आप जो बोलते हैं उसके ठीक विपरीत काम करते हैं। जैसे गृह मंत्री ने कहीं कहा कि नहीं नहीं वो कोई मायने नहीं रखता, वो तो यात्रा चल रही है, उससे बहुत खास असर नहीं पड़ने वाला है। उसी की रात जो है बैठक होती है और ये तय होता है कि 3 तारीख से हम भी मैदान में उतरेंगे। इसका मतलब यह है कि शासक भी डर चुका है, अब उसको कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। वो ये 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार होते देख रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि भय है कि हमारा मित्र जो है जेल चला जाएगा, अडानी। तो उससे इसका क्या लेना है आखिर अब यह बताइए कि बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दी, हाँ आप कह रहे हैं कि सीज फायर हम गिड़गिड़ाने पे किए पाकिस्तान के। अरे अब तो जो है वो टाइम लाइन के साथ बता दिया है हाँ, कि कितने बजे हमने और फोन यह किया, नहीं- क्या क्या बात हुई, 24 घंटे की मोहलत दी, वो 5 हाँ, घंटे में सब काम पूरा हो सब गया। पूरा हो गया। जी यह एक बार नहीं, वो 24 बार अब तक कह चुका है। 32 बार 32 बार, सॉरी 32 बार कह चुका है। तो एक बार भी इनके मुंह में दही जम गई है कि एक बार भी भारत का प्रतिनिधि के रूप में यह नहीं बोले कि तुम चुप रहो जी, हमारे 2 देशों का मामला है, हम जानते हैं कि किसने। नहीं, इनको तो सदन में बाकायदे नेता प्रतिपक्ष ने चैलेंज किया था कि कहीं कुछ नहीं है, आप कह दीजिए यहीं खड़े होकर के कि वो पूरा तुम सदन झूठ आपके बोल रहे साथ हो, है। हम हाँ। सब एक साथ हैं एक साथ हैं, लेकिन वहां भी नहीं निकली बोली। वो नहीं निकलेगी। इसलिए नहीं निकलेगी जी कि एक मुकदमा इन पर चल रहा है, वो शायद आपको भी जानकारी हो, गोधरा कांड का अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा जो है, जिसके आधार पर मोदी पर बैंड लगाया गया था अमेरिका में। यह इस देश का दुर्भाग्य कि वह आदमी जो है झूठ बोल के अच्छे दिन लाने के वादे के साथ शासक बन बैठा, तो वो भारत का प्रतिनिधि हो गया, इसलिए अमेरिका में भी रास्ता खुल गया आने जाने का। जिस दिन ये कुर्सी से हटेंगे, इनके परम मित्र तो जाएंगे ही जेल, ये भी जेल जाएंगे, और इससे डरे हुए। उधर इनकी सीडी चीन ने रखा हुआ है, क्या पता अमेरिका भी कुछ सीडी रखा हो इनका, कि जिससे ये भयभीत हैं। अब क्या हो सकता है भय का कारण, यह तो वही जाने, जिसके लिए अब ये चीन जा भी रहे हैं और एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। तो अभी हम जनता को कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, जनता के सवारी का माइलेज भी घटा रहे हैं जानबूझकर। जी
और रसिया से हमारा पुराना संबंध है सोवियत संघ के ज़माने से। बाद में वह देश अलग अलग देश बना, उसके बाद रूस से है। खुद कई देश, चीन भी ले रहा है जो है तेल रूस से। यूरोपियन कंट्री लेते ही लेते हैं, खुद अमेरिका भी लेता है। फिर हम पर इस तरह का अनाप शनाप प्रतिबंध क्यों? नहीं, उसकी एक वजह है जो बताई जा रही है कि ट्रंप ने रूस से तेल लेने का जो विरोध किया है, उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है ट्रंप रूस से तेल खरीदने पर अपनी पब्लिक को सस्ता तेल मुहैया कराने को लेकर के वो इसके खिलाफ नहीं है। वो असल में खिलाफ इसके हैं कि रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल लेकर के वो इंडियन ऑयल को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को या इस तरह की जो कंपनियां हैं उन्हें इसमें शामिल न करके केवल एक या दो कंपनियों को, दो मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जो आपने काम किया है। भाई, सस्ता तेल आप खरीद रहे थे, उससे हमको आपको क्या फर्क पड़ रहा था? उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। तेल के दाम तो वैसे ही बढ़े थे। अगर वो सस्ता तेल हिंदुस्तान में आ रहा था तो हम 100 रुपए 95 रुपए का तेल क्यों खरीद रहे थे? ये असल चीज रूस से तेल खरीदना नहीं है। रूस से तेल खरीद करके उन कंपनियों को, अपने मित्रों को दे करके, उनकी रिफाइनरियों को दे करके उसका आप जो सौदा कर रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे, दो कंपनियां, दो आपके मित्र, विरोध इसका है। नहीं, अब आप सोचिए, अब तो ये दो मित्रों पे कहानी आ गई और दो मित्रों की ही बात है। कोई भी देश मजबूत तब होता है आर्थिक रूप से जब उसके सार्वजनिक सेक्टर मजबूत किए जाते हैं जी। वो देश की संपत्ति होता है। आप रेल दे रहे हो अडानी को, आप बैंक्स दे रहे हो अडानी को, अभी कई और बैंक जाने वाले हैं, यूको बैंक और इस तरह के कई बैंक जाने वाले हैं। आप तेल दे रहे हो अडानी अंबानी को, सब कुछ जब उन्हीं को दे रहे हो तो बिना रीढ़ का देश, बिना रीढ़ का हमारा नेतृत्व कैसे तन के खड़ा होगा और कहेगा यह बारगेन चीन के साथ भी करना चाहा। चीन में भी प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन पहले या अब भी वो अपने सार्वजनिक सेक्टरों से समझौता नहीं करता। जितना वो प्राइवेट को मददगार बनता है उसमें भी वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी सरकार होती है। ये नहीं है कि कोई लोन लिया और लोन लेके भाग गया। यहाँ तो लोन लेके दूसरे छोड़ के भाग जाते हैं। तो सारा सेक्टर, हवाई जहाज, आपने हवाई जहाज दे दिया टाटा को और जहाज मंत्री भी बना दिया। अब बताइए, हमारे देश का इकलौता मंत्री है कि उसके पास एक भी जहाज नहीं है और जहाज मंत्री बना हुआ है, नागरिक उड्डयन मंत्री। तो वही हाल हो गया कि भोजपुरी में जो एक कहावत आती है कि बड़की बहुरिया के बड़ दुलार और हाड़ी डाली छुआई के ना, माने कोई अधिकार नहीं है। अधिकार विहीन मंत्रालय, ऋण विहीन देश, कैसे किसी देश के साथ? वो सच है कि पाकिस्तान के सामने भी वो जो है तन के खड़ा होकर नहीं बोल सकता। पाकिस्तान में मान लेते हैं हमसे ज़्यादा भूखमरी है, मान लेते हैं बांग्लादेश में भूखमरी है, जिसका नतीजा तख्ता पलट तक गया। अब एक नए तरीके से कब्जा करने का कि हम नया भारत हैं और नए भारत का चुनाव आयोग हैं, तो नए भारत के चुनाव आयोग ने यहाँ पहुँचा दिया, जबकि संविधान से उपजा हुआ पद है।
और संविधान का रखवाला जो है, संविधान का ऑफिस राष्ट्रपति होता है, वो प्रधानमंत्री भी नहीं होता, उसका ऑफिस भी नहीं होता। संविधान का रखवाला हमारा चुनाव आयोग भी नहीं होता, उसका एक अंग है, जहाँ से वो पैदा हो रहा है वहीं से राजनीतिक दल भी पैदा होते हैं। अब एक ही तरह के आरोप लगाने में सत्ता पक्ष के मंत्री को आप एफिडेविट नहीं मांग रहे हो, सांसद को मंत्री है, पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि प्रतिपक्ष के नेता जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री न होते हुए भी शैडो प्राइम मिनिस्टर और शैडो प्राइम मिनिस्टर को आप मांग रहे हो, यानी जनता से मांग रहे हो, क्योंकि वो जनता का शैडो प्राइम मिनिस्टर है। वो चुना हुआ तो नहीं है, लेकिन जनता का शैडो प्राइम मिनिस्टर वही है। उससे आप एफिडेविट मांग रहे हो। एफिडेविट मांगते मांगते चलो यहाँ तक भी बात आती, आपने सम्मेलन उनका जो है गांधी मैदान में नहीं होने दे रहे हो। कौन सी तूफान खड़ा हो जाएगा अगर वहाँ हो जाएगा? आज तक आतंकवादियों ने राहुल गांधी को नहीं मारा, अब मारेंगे। अरे आपको भी आतंकवादियों ने कभी पीछा नहीं किया, पीछा ही नहीं किया सर, लेकिन आप तो झूठ बोलते रहे कि बच गया मैं किसी तरह से। आप राहुल गांधी ने तो स्पष्ट किया था ना, अभी जब उनसे पूछा, उनकी बहन ने पूछा था, उसका खुलासा किया था राहुल गांधी ने कि ये प्रियंका ने कहा कि तुम आग से खेल रहे हो, तो उन्होंने जवाब क्या दिया था, एक दिन आग में ही तो जाना है। और दूसरी चीज, एक जो बड़ी घटना मैंने बताई शुरुआत में, इंट्रो में ही, कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के कार्यालय पर हमला करे, तोड़फोड़ करे, ये कहीं लोकतंत्र में होता है क्या? ये जायज है? बौखलाहट है, सत्ता की बौखलाहट है, जाती हुई कुर्सी को देखकर। ये सत्ता की बौखलाहट है। और ये पहली घटना नहीं है कार्यालयों पर हमला करना। ये देश में कई घटनाएं घट गई, राज्यों के चुनाव हुए, वहां घटी और वो बौखलाहट दिखी। हारना जीतना अलग बात है, इस तरह का रिएक्शन जो है, देश रहेगा तो राजनीतिक दल भी रहेंगे, देश रहेगा तो हमारी सरकार भी चलेगी, हमारी सरकार भी होगी, देश रहेगा तो उस जो संविधान है उससे हम शासित भी होंगे। संविधान को माथा टेक के और संविधान को रौंदने की जो प्रक्रिया है, यह खतरनाक है। और एक दिन और मैं इस बात को कहा था कि फासिज्म जो है हमारे दरवाजे को नॉक कर रहा है, घर में प्रवेश करना चाहता है। और जिस दिन घर में प्रवेश कर गया, अभी तो अर्ध फासिस्ट चुनी हुई सरकार ही है, तो ये आने वाले समय में गैर चुनी हुई सरकार हो जाएगी और फिर चुनाव के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई से बचने और देश की परिसंपत्तियों को बचाने के अलावा जो है संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, अंततः संविधान की मालिक जो स्वयं शासित होती है जनता, वो है, वो जनता के संघर्षों का परिणाम संविधान है। ये हवा में संविधान नहीं मिला है, नहीं तो उसमें काले कानून भी नहीं होते। जहाँ जो है, जहाँ तक संघर्ष जनता का पहुँचा और हम अपनी लड़ाइयाँ जीते, चाहे वो मुगल काल से लेकर अंग्रेजी काल तक जो हम लड़ाई जनता ने जीता, वो जीत दर्ज है हमारी, वो जीत का इतिहास है। और आगे हमें बढ़ना है। हमें आगे कैसे बढ़ना है, सरकारों का ये काम है कि आगे का दल में तो बातचीत होती रहती है। पहले आपने देखा था क्या चुनावी भाषण में इतना डिटोरिएशन था कभी? इसलिए नहीं था कि कोई यह अपने को बताने की कोशिश शासक वर्ग का प्रतिनिधि नहीं कर रहा था कि हम जो है परमात्मा के अंश हैं। वर्तमान शासक ने वो भी किया कि हमसे कोई सवाल मत करो, आशीर्वाद लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया और बहुत विस्तार से कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उसकी जानकारी भी दी, हमको भी, हमारे दर्शकों को भी।
दर्शकों, एक चीज तो स्पष्ट है कि ये देश बहुत विषम परिस्थितियों में पहुंच चुका है। एक तरफ संविधान को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को समाप्त करने की और राजतंत्र को फिर से वापस ले आने की कोशिश की जा रही है शहर देश के अंदर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस दोस्ती ने क्या कुछ इस देश को दिया। आलम यह है कि पूरा देश जो पहले से ही मंदी से जूझ रहा है, 2016 से ही वोटबंदी के बाद से वो मंदी से नोटबंदी के बाद से जी नोटबंदी के बाद से जो जूझ रहा है, उससे वो अभी उबर भी नहीं पाया था कि अब चाहे वो गारमेंट्स क्षेत्र हो, चाहे वो कपास का क्षेत्र हो, चाहे वो हीरे जवाहरात का क्षेत्र हो, कालीन का क्षेत्र हो, बनारसी साड़ी का क्षेत्र हो, सब कुछ बद से बदतर स्थिति में पहुंचने को तैयार है। बनारसी साड़ी और कालीन पूर्वांचल का ये पहले से ही बर्बाद किया गया है और अब जो कुछ रहा, कुछ बचा कुचा था, वो भी एकदम से नामो निशान मिटाने की तैयारी है। ऐसे में हम क्या करेंगे, क्या इलाज है, ये जनता को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को। क्या राहुल गांधी जो कर रहे हैं या जो कह रहे हैं वो सही है या गलत? उनके ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, इंडिया गठबंधन के लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वो क्या लोकतंत्र है? सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश में बापू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन सब ने जिस भारत की कल्पना की थी, जो स्वप्न देखा था, और जिस तरह से पंडित नेहरू ने शुरुआत की, आज हम यहां तक पहुंचे कि यही प्रधानमंत्री तीसरी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। चौथी इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी और 2047 तक का विजन देख चुके हैं कि विकसित राष्ट्र होगा। 2022 में, 2025 में जो 2047 की बात करें कि हम विकसित राष्ट्र होंगे, आपको ये कैसे पता कि 2025 से 2045 तक, 47 तक आप केंद्र की सत्ता में काबिज रहेंगे? चोरी से, वोट चोरी से जो पकड़ी गई है। ये जवाब, ये सवाल आपके सामने है। अमृत कुमार जी बता रहे हैं कि ये चोरी है। अब तो बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। इन सारे सवालों के साथ मैं आपको छोड़ करके चल रहा हूं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, लेकिन हमारे साथ साथ आप सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र, संविधान और ये देश कैसे बचेगा, क्या होगा उसका रास्ता, आप खुद सोचें और फैसला करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।